नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्वेश्चन के साथ बीएसए के। प्रीवियस क्वेश्चन है ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे एविडेंटरी। यहाँ पर बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड अभी हम बीएसए पढ़ रहे हैं क्योंकि नया कानून आ चुका है 2023 का। ठीक है, पहले ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट डील करा जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, के इज ब्रोट इन एन इंजर्ड कंडीशन। ठीक है, इन टू अ हॉस्पिटल। ठीक है, के को लाया जाता है कि इंजर्ड कंडीशन में हॉस्पिटल में, और वो स्टेट करता है, अटेनिंग डॉक्टर, जो भी डॉक्टर उसे देख रहा होता है उसको कहता है कि माई हस्बैंड जेड मी आफ्टर एन अल्टरकेशन। उसे एक अल्टरकेशन के बाद जेड स्टेप करता है उसे, एंड द सैड डॉक्टर रिड्यूस हिज स्टेटमेंट टू द राइटिंग। और वो जो डॉक्टर है वो सुन रहा होता है, वो एक राय मतलब उसको नोट करता है उसकी बात को। उसने क्या कहा, माई हस्बैंड जेड स्टेप्ड मी आफ्टर एन अल्टरकेशन। एंड यहाँ पर डिस्कस करना है एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट कहा गया डॉक्टर को के द्वारा, वो उसका एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर केस लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रोविजन देखेंगे और केस लॉ देखेंगे इन द ट्रायल ऑफ जेड फॉर मर्डर। ठीक है, मर्डर का ट्रायल जब चल रहा हो जेड पर, के लिए, कैन जेड बी कन्विक्टेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट। क्या जेड को सजा दी जा सकती है जो भी स्टेटमेंट दिया गया डॉक्टर को उस पर रिलाई होके। तो चलिए इसको देखते हैं आगे चल के। जैसे कि आंसर में कहा गया है, इन द ट्रायल ऑफ जेड फॉर द मर्डर ऑफ के। ठीक है, द स्टेटमेंट मेड बाय के to the attending doctors hold significant evidentiary value. However, the admissibility and weight of the statement will be determined based on the relevant provisions of the Indian Evidence Act 1872 and established case law. ठीक है, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया के द्वारा और जो डॉक्टर ने अटेंड किया, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ये आता है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन के अंडर में। ठीक है, क्योंकि उसको मतलब वो पेशेंट्स जो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ पे अपनी डिक्लेरेशन दे रहा होता है, ऐसी डिक्लेरेशन को कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल अगेंस्ट हेरेडसी एविडेंस। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन, डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन होता है टू द जनरल रूल अगेंस्ट हेरेडसी एविडेंस। हेरेडसी एविडेंस क्या होता है, सुने सुनाई बातें। जैसे ए और बी में कोई बात हुई और बी ने सी को उन दोनों के बीच की बात बताई, तो वो एक मतलब सेकंड मेड स्टेटमेंट होता है। तीसरा बंदा कोई दूसरे से पहले बंदे की बात सुन रहा है। ठीक है, तो हेड से एविडेंस, उसको हेड से स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहीं पे इसीलिए कहा गया कि ये इसका एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन, हेड से एविडेंस का। ऐसे इट मेड बाय अ पर्सन हु इज ऑन अ डाइंग कंडीशन। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मेड बाय अ पर्सन हु इज डाइंग कंडीशन, जो मतलब मरने की हालत में होता है। एंटिसिपेटिंग इम्पेंडिंग डेथ। एंड सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इन इंडिया। ठीक है, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस ना 26 क्लोज 1 अब ये डील करता है इस डाइंग डिक्लेरेशन को इन इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन और इन केस ऑफ एनी होमिसाइड इज एडमिसिबल एज एविडेंस। ठीक है, एडमिसिबल एज एविडेंस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। टू बी एडमिसिबल इट मस्ट फुलफिल सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है एक डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होने के लिए। एंड डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट हैव बी मेड बाय अ पर्सन हु वाज इन अ डाइंग कंडीशन। जो अपने मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे जी रहा होता है, उसके द्वारा स्टेटमेंट कहा गया हो उस पर्सन के द्वारा। डिक्लेरेंट मस्ट हैव अ क्लियर परसेप्शन ऑफ द फैक्ट। मतलब जो भी वो बोल रहा है एकदम अपने क्लियर परसेप्शन हो, उसको पूरी क्लियरिटी के साथ हो उसके दिमाग में। ऐसा नहीं कि जैसे इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है तो वो कुछ भी बोलता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पूरे दिलो दिमाग से बोल रहा हो, वो उस चीज़ को जान रहा हो वो क्या कह रहा है, उस जानने की कंडीशन में हो। तो जो भी डिक्लेरेंट है मस्ट हैव हैड अ क्लियर परसेप्शन ऑफ द फैक्ट नरेटेड इन द स्टेटमेंट। तो तीसरा है
स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट द कॉज ऑफ डिक्लेरेशन डेथ और रिलेटेड सर्कमस्टेंस। जो डेथ डिक्लेयर जो भी डिक्लेयर कर रहा है उसकी डेथ और रिलेटेड सर्कमस्टेंस से रिलेटेड होना चाहिए वो, ठीक है। एंड इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हम डील करते हैं कुछ केस लॉज को, इम्पोर्टेंट केस लॉज को। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर बिना केस लॉज के कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट के ऊपर हमारा केस है के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑल इंडिया रैंक 1976 सुप्रीम कोर्ट केस 994, ठीक है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेट डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वेरी वेटी पीस ऑफ एविडेंस। क्यों ऐसा कहा वेरी वेटी पीस ऑफ एविडेंस? क्योंकि एज अ डिक्लेरेंट बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ डेथ इज नॉट लाइकली टू मेक फॉल्स एक्यूजेशन। इसको एक ऐसा वेटी पीस ऑफ एविडेंस माना गया, एक अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट माना जा कोर्ट की नज़र में रहता है, काफ़ी उसका इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी उसे दे रहा होता है वो एक वर्ज ऑफ डेथ के दौरान दे रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी अपने मरने से पहले झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो हाउएवर द कोर्ट आल्सो एम्फसाइज, लेकिन कोर्ट ने इस जोर देते हुए कहा कि मस्ट बी रिकॉर्डेड विथ केयर एंड क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट फुल केयर एंड क्वेश्चन के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए। एज द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामाइन, क्योंकि जो मेकर होता है उस स्टेटमेंट का उसको एग्जामाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामाइन। तो देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट द डाइंग डिक्लेरेशन इज फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस कोर्जन और अनड्यू प्रेशर। यहाँ पर अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आपको इन्फ्लुएंस कोर्जन एंड अनड्यू प्रेशर ये इनके दबाव में तो आके नहीं दिया, इसको साबित करना होगा, ठीक है। अदरवाइज दिस इज अ वेटी पीस ऑफ एविडेंस डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। एंड अगर आगे चलें तो जैसे कि कैन जेड बी कन्विक्टेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। क्या जेड को केवल स्टेटमेंट के बेसिस पर कन्विक्ट किया जा सकता है? वाइल अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल एज एविडेंस, जबकि डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल इट इज नॉट सफिशिएंट ऑन इट्स ओन टू सिक्योर अ कन्विक्शन, ठीक है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होगा सिक्योर करने के लिए कन्विक्शन को। द प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टेबलाइज द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, जो प्रोसिक्यूशन है उसको स्टेबलाइज करना होगा कि भैया ये विश्वसनीय है, रिलायबिलिटी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई भी मतलब बियॉन्ड रिजनेबल डाउट होना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन बियॉन्ड अ रिजनेबल डाउट, ठीक है। टू डू सो दे मे प्रेजेंट अदर सपोर्टिंग एविडेंस टू कोरोबोरेट। इसके लिए क्या करना होगा, आप प्रेजेंट कर सकते हैं अदर एविडेंस कोरोबोरेट कर रहा हो, जो उसके मतलब सर्कमस्टेंस को थोड़ा सा क्लियरिटी दे रहा हो। ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट सच एज फोरेंसिक साइंस, मेडिकल रिपोर्ट एंड टेस्टिमनी ऑफ विटनेस एंड प्रेजेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के आधार पर आप मतलब एक जस्टिफाई कर पाएंगे उस एविडेंस को, उस स्टेटमेंट को, ठीक है। एंड दूसरा केस हम डील करते हैं जैसे कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट केस 22, ठीक है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस डील करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि डेट वाइल अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एंटाइटल्ड टू ग्रेट वेट इट शुड बी कोरबोरेटेड बाय अदर एविडेंस। बेशक इसमें इस कौशल राव के केस में कोर्ट ने कहा कि बेशक डाइंग डिक्लेरेशन एक ग्रेट वेट रखता है, काफ़ी इफेक्टिवनेस होता है, लेकिन यहाँ पर कोरोबरेट होना चाहिए अदर एविडेंस के साथ, ठीक है। मतलब उसके सर्कमस्टेंस जो भी वहाँ का हुआ था आगे पीछे का, उसके एविडेंस आप सपोर्टिव एविडेंस, सेकेंडरी सपोर्टिव एविडेंस आप प्रेजेंट करें, ठीक है। कोर्ट ऐसा कहता है। द कोर्ट एम्फसाइज दैट इट इज प्रूडेंट टू सीक सम इंडिपेंडेंट एविडेंस। यहाँ पर ये प्रूडेंट हो जाता है ये देखना कि कुछ इंडिपेंडेंट एविडेंस टू सपोर्ट द डाइंग डिक्लेरेशन बिफोर आस्किंग कन्विक्शन सॉलिडली ऑन इट। आप केवल उस पर ही नहीं, केवल डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाय ना होते हुए कुछ इंडिपेंडेंट एविडेंस भी पे भी जोर देना चाहिए, ऐसा कहा है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट केस 22 में, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। यहाँ पर देयर फॉर टू सिक्योर अ कन्विक्शन टू प्रोसिक्यूशन नीड टू स्टेबलाइज अ चेन ऑफ सर्कमस्टेंस। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को क्या होगा, नीड होगा स्टेबलाइज करना चेन ऑफ सर्कमस्टेंस डेट कंक्लूजली पॉइंट टू गिल्ट ऑफ द एक्यूज, जो कि कंक्लूजन दे कि एक्यूज का गिल्ट है। एंड द डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी वन ऑफ द पीस ऑफ एविडेंस इन द चेन, एंड डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी वन ऑफ द पीस ऑफ एविडेंस इस चेन में होगा, ठीक है।
if the prosecution can provide sufficient corroborate and there is no reason to doubt the truthfulness, अगर prosecution sufficient corroborative evidence दे देता है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर नो रीजन टू डाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, तब डाइंग डिक्लेरेशन पर ट्रूथफुलनेस का कोई रीज़न मतलब ट्रूथफुलनेस पूरी तरीके से किया जा सकता है। तब जेड में भी कन्विक्टेड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट मेड बाय के टू द अटेंडिंग डॉक्टर, ठीक है, जेड को कन्विक्ट कर किया जा सकता है, ठीक है, के स्टेटमेंट पे अगर सफिशेंट कोरोबोरेटिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं उससे रिलेटेड, उसके डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड, ठीक है। एंड इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट मेड बाय के टू अटेंडिंग डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ने देखा था, अटेंड किया था, रिकॉर्ड किया था उसके स्टेटमेंट को, कैन बी कंसिडर अ डाइंग डिक्लेरेशन एंड इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन द ट्रायल ऑफ जेड, ठीक है, जेड के ट्रायल में एडमिसिबल कराया जा सकता है फॉर द मर्डर ऑफ के। हाउएवर जेड कैन नॉट बी कन्विक्टेड ओनली ऑफ द बेसिस ऑफ हिज स्टेटमेंट, जेड को केवल स्टेटमेंट के आधार पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए कोरोबोरेटिव एविडेंस मतलब सेकेंडरी सपोर्टिव एविडेंस होने चाहिए, ठीक है। द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रेजेंट अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस टू सपोर्ट द डाइंग डिक्लेरेशन टू स्टेबलाइज जेड्स गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, द कोर्ट विल वेट द डाइंग डिक्लेरेशन अलोंग विद अदर एविडेंस टू अराइव एट अ जस्ट एंड फेयर वर्डिक्ट, ठीक है। कोर्ट विल वेट द डाइंग डिक्लेरेशन अलोंग विद द अदर एविडेंस, ठीक है, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है हमारे इस केस में कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे कि अगर आप खाली स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको आपके पास कुछ सपोर्टिव उस स्टेटमेंट को कुछ कोरोबोरेटिव सपोर्टिव एविडेंस होने चाहिए, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन प्लस सपोर्टिव एविडेंस देन कैन बी कन्विक्ट ऑफ एनी एक्यूज, ठीक है, सोर्टली बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट कैन नॉट कन्विक्ट एनी पर्सन, तो ये इसमें कहा गया है। एंड इसके बाद हमारा तीसरा केस आ जाता है राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1988 का केस है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस सैयद शाह कादरी कहते हैं कि एक डाइंग डिक्लेरेशन इज सबस्टेटिव एविडेंस है, ठीक है, जिसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में सफिशिएंट एविडेंस होता है, ठीक है, लाइक ऑल सबस्टेटिव एविडेंस डज नॉट नीड टू कोलैबोरेट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट द फाउंडेशन फॉर अ कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड, ठीक है, यहाँ पर कोई कोलैबोरेट की जरूरत नहीं है एंड कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड इवन दो अ डाइंग प्रोनाउंसमेंट इज अ टाइप ऑफ हेरर से, ठीक है, ये जो डाइंग होता है हमने बात करी हेरर से टाइप का होता है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसको हेरर से नहीं माना जाता एंड हैंस इनडायरेक्ट एविडेंस इसको कहा जाता है हेरर से वो, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट द एडमिशन ऑफ हेरर से एविडेंस, ठीक है। और इसके बाद इन सुधाकर वर्सेस अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा ऑब्जर्वेशन दिया कि जो भी डेथ बेड पर डिक्लेरेशन कंस्टिट्यूट सबस्टेंटिव एविडेंस बनता है, ठीक है, जो भी डेथ बेड पर होता है डिक्लेरेशन देता है अपने स्टेटमेंट का, तो वो कंस्टिट्यूट करता है सबस्टेंटिव एविडेंस। यहाँ पर एक मैक्सिम यूज होता है, जैसे कि मैक्सिम है यहाँ पर नेमो मोरिटोरस प्रिज्यूमिटर मेंटेरी, इसका मतलब होता है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज लिप्स व्हेन अ मैन ऑन द वर्ज ऑफ डेथ कैन नॉट अ लाई, ठीक है, जो भी एक डेथ होने वाली कंडीशन पर है वो उस समय झूठ नहीं बोल सकता, मतलब इसका है सिंपल सा नेमो मोरिटेरस प्रोसोमीटर मेंटेरी, ठीक है। एंड चलिए आगे चलते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डाइंग सेक्शन 32 क्लोज 1 नाउ 26 क्लोज 1 डील करता है अब अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 32 स्टेटमेंट मेड बाय पीपल अबाउट द सर्कमस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन that led to their death or cause of their death are admitted as relevant fact in court. These are usually referred as dying declaration, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस, इसके थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ऑन जनवरी 1939 द प्राइवी काउंसिल rendered a decision in Pakala Narayan Swamy versus Emperor in May and June of 1937. The sub-divisional magistrate of Chhatarpur heard charges of the murder against the defendant, his wife, his wife's brother, and his house clerk. They were accused of violating section 120B, 201 and 302, ठीक है, यहाँ पर एक्यूज करा जाता है मतलब चार्ज लगा जाता है मर्डर का अगेंस्ट द डिफेंडेंट, हिज वाइफ एंड हिज वाइफ ब्रदर,
के ऊपर, एंड हिज हाउस कलर, जो कौन सा चार्ज, वायलेटिंग सेक्शन 120B 201-302। ठीक है, तो चलिए आगे और फैक्ट देखते हैं इस केस के। यहाँ पर डिसीज जो मेन बॉडी जो डिस्कवर की गई थी कि स्टील ट्रंक में पुरी में, द टर्मिनस ऑफ अ ब्रांच लाइन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे टर्मिनस पे। ठीक है, अबाउट मिड डे ऑन ट्यूजडे, मतलब मंगलवार के दोपहर में, मार्च 23, 1937 का टाइम था। द ट्रंक हैड बीन लेफ्ट अनक्लेम्ड। ठीक है, जो ट्रंक पाया गया था ये जिसमें मैन की बॉडी, वो अनक्लेम्ड थी, मतलब उसको किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये समथिंग दिस पर्सन और डेट। द मैन बॉडी हैड बीन डिवाइडेड इंटू 7 पीसेस। मैन की जो बॉडी थी डिसीज की, उसको 7 पीसेस में डिवाइड किया गया था। एंड द मेडिकल डाटा प्रोवाइड बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट दैट ही हैज़ बीन मर्डर्ड। एंड मेडिकल डाटा ये सफिशिएंट प्रूव कर रहा था कि उसका मर्डर हुआ है। ठीक है, बाद में डिसीज की जो विडो थी, उसने देखा कि बॉडीज़ को उसको दिखाया गया, उसने रिकग्नाइज किया बॉडीज एज बिंग हिज, उसके पति की बॉडी थी, उसने रिकग्नाइज किया विडो ने। ही वॉज अ प्यून जो वर्क फॉर द देवान ऑफ पितापुर एंड वॉज अबाउट 40 ईयर ओल्ड। ठीक है, द एक्यूज वाइफ वॉज वन ऑफ द डिसीज डॉटर। ठीक है, जो एक्यूज की वाइफ थी वो एक जो डिसीज जिसको मारा गया उसकी डॉटर थी एक। ठीक है, एक्यूज की वाइफ, द एक्यूज वाइफ एंड ही वर मैरिड अराउंड 1919। एक्यूज की वाइफ जो थी एंड ही, वो मैरिड हुए थे 1990 में और रीलोकेटेड हुए बेरहमपुर विच, जो कि 250 माइल्स अवे फ्रॉम पीतापुर। तो एक्यूज की वाइफ जो थी उसने बोरो किए हुए थे 3,000 विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, एक्यूज की वाइफ ने पैसे लिए हुए थे उन लोगों से, जो कि व्हेन दे रिटर्न टू पितापुर इन 1933 ड्यू टू देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ द डिसीज मेन्स होम इन पितापुर कंटेंट अबाउट 50 लेटर एंड नोट्स अटेस्टिंग टू दिस ट्रांजेक्शन। जो जिसकी डेथ हुई उसके यहाँ पर एक 50 लेटर्स एंड नोट अटेस्टिंग वहाँ पर ऑफ दिस ट्रांजेक्शनल पाए गए थे, विच वर साइन बाय द एक्यूज्ड वाइफ। ठीक है, जो कि एक्यूज की वाइफ के द्वारा साइन किए गए थे। द डिसीज गाय वॉज इन्वाइटेड टू विजिट ब्रह्मपुर दैट डे और द फॉलोइंग डे इन अ लेटर that he received on March 20, 1937, but whose content was not signed. The widow of Curie Ngerju, the descendant, testified in court that her husband had informed her that he was traveling to Berhampur because Swami's wife had sent him a letter. ठीक है, जो एक्यूज था वहाँ पर वो वहाँ पर वो पैसे लेने गया था और उसका मर्डर कर दिया जाता है उनके द्वारा, ऐसा यहाँ पर एज्यूम किया है, बात चल रही है। ठीक है, traveling to Berhampur because Swami's wife had sent him letter inviting him to get come and get payment of his debt. उसको लेटर दिया गया, जो भी एक्यूज था वहाँ उनके द्वारा, जो भी हमारा ये डिसीज था इसको वो पैसे लेने अपना गया था, गेट पेमेंट हिज डेट। क्यूरी निकरेजू हैज सिंस पास अवे। ठीक है, ऑन मार्च 21 द डिसीज लेफ्ट हिज होम टू ब्रोड अ ट्रेन। जो डिसीज था जाता है उसके यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब कहानी चल रही होती है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर इशू क्या क्रिएट होता है, वेदर द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज कैन बी कंसिडर्ड एज कन्फेशन। जो भी एक्यूज की तरह वहाँ पैसे लेने गया था एक्यूज, वहाँ पर उसका मर्डर कर दिया था, लेकिन उससे पहले वो स्टेटमेंट दिया दे के जाता है जो कि हमने देखा भी, तो क्या वो कन्फेशन कंसिडर्ड किया जाएगा। कन्फेशन क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कन्फेशन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट which cannot be considered a confession if it contain any exculpatory information, especially if such information refer to a truth that if true would negate the alleged offense being confessed। ठीक है, अगर जो भी ऑफेंस है अगर उसको ही वो अपोज कर रहा है तो वो कन्फेशन नहीं होता। कन्फेशन मस्ट बी इधर एक्सेप्टेड द क्राइम, मतलब कोई व्यक्ति अपना क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो होता है कन्फेशन। कन्फेशन इज द लास्ट वर्डिंग ऑफ एक्सेप्टिंग एनी थिंग। ठीक है, और वेरी लास्ट वर्चुअली ऑल द फैक्ट एंड मेक अप द क्राइम इन टर्म्स। ठीक है, कन्फेशन कि अक्यूज्ड आता है कहता है हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि वी हैव कमिटेड दैट क्राइम, दैट इज अ
Confession is a last word of conviction. Accepting an acknowledgement of a very incriminating fact. Acknowledgement करना और even that is decisive incriminating does not constitute a confession. अगर incriminate कर रहा है फैक्ट को, डिसीसिव इनक्रिमिनेटिंग कर रहा है, तो वो कन्फेशन नहीं होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एन एडमिशन दैट द एक्यूज्ड इज द ओनर ऑफ द नाइफ और पिस्टल दैट किल्ड समवन एंड वाज इन हिज पोजीशन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। द टर्म कन्फेशन रिफर टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द एक्यूज्ड दैट इम्प्लाइज दैट ही कमिटेड द क्राइम, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 क्लोज 1 नाउ 26 क्लोज 1 इन BSA, the deceased communication to his wife qualified as a dying declaration and was therefore acceptable, ठीक है। तो डिसीज की जो कम्युनिकेशन थी टू अपने वाइफ को, जो उसने कहा था कि हाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ से लेटर आया है, मुझे पैसे लेके आने वापसी, दिस स्टेटमेंट क्वालिफाइड एज डाइंग डिक्लेरेशन बिकॉज उसकी डेथ हुई बाद में, ठीक है। एंड वाज देयरफॉर एक्सेप्टेबल, तो वो ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल होगा। तो चलिए इसी के साथ हमने कंप्लीट किया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि रिलेटेड था डाइंग डिक्लेरेशन एंड कन्फेशन से संबंधित। हमने कन्फेशन को भी समझा, एक लास्ट वर्डिंग स्टेटमेंट होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ओन गिल्ट, ठीक है। एंड हमने देखा डाइंग डिक्लेरेशन। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।